डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वैशाली देवपुरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर, बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को संबोधित कर रही हूँ। और जो सेकंड पेपर है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, उसका हम आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है राज्य नीति के निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके पहले बच्चों हमने मूल अधिकारों का अध्ययन किया था और हमने उसकी जो प्रीवियस बिल्कुल इसके जो इमीडिएट पहले जो क्लास थी उसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जाना था। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है और आज जो हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, नीति निर्देशक तत्वों की, वे संविधान के भाग 4 में उनका उल्लेख है। तो जो भारत का संविधान है उसकी एक प्रमुख विशेषता नीति निर्देशक तत्व है। हम जानते हैं बच्चों कि भारत के संविधान निर्माताओं ने कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया, उनसे अच्छी अच्छी बातें ली और इसी क्रम में आयरलैंड के संविधान की विशेषता को अपनाते हुए भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था भी की। संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था और इसके लिए उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को संविधान में समाहित किया, जिन्हें कार्य रूप में परिणित किए जाने पर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संभव हो सकती है। निदेशक तत्व हमारे राज्य के सम्मुख कुछ आदर्श उपस्थित करते हैं, जिनके द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान हो सकता है। संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करवाने का लक्ष्य इन आदेशों को क्रियान्वित किए जाने पर ही पूर्ण हो सकता है। एक प्रकार से जो निदेशक तत्व हैं भारत के संविधान में, वे नैतिकता के सूत्र हैं, जिनसे देश में स्वस्थ और वास्तविक अर्थों में प्रजातंत्र की स्थापना हो सकती है। संविधान की धारा 37 कहती है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, किंतु तो भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। इस धारा से यह स्पष्ट है कि निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों की तरह वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। इनकी क्रियान्विति के लिए न्यायालय आदेश जारी नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी निदेशक तत्व राज्य शासन के संचालन के आधारभूत सिद्धांत हैं और राज्य का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह व्यवहार में सदा इन तत्वों का पालन करे। मुख्य रूप से 3 बातें हम ध्यान रखेंगे बच्चों नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, कि इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा, निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं, राज्य के सम्मुख कुछ आदर्श उपस्थित करते हैं। और तीसरी जो बात है वह यह है कि कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। और यहाँ राज्य का अभिप्राय सभी राजनीतिक सत्ताओं से है। केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल और भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी इसके अधीन है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कुछ अंतर है। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, अभी हमने इस बात को समझा कि मूल अधिकार जहां न्याय योग्य है, वही निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। यदि मूल अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो अनुच्छेद 32 ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकार दिया है। अनुच्छेद 32 बच्चों हमने पढ़ा था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत
वे मूल अधिकारों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई कानून निदेशक सिद्धांतों के प्रतिकूल है तो उसे अवैध नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि निदेशक सिद्धांतों से न तो हमें कोई न्याय योग्य अधिकार प्राप्त होते हैं और न ही संविधान ने उनके उल्लंघन पर कोई उपचार सुझाया है। इस तरह मूल अधिकारों को कानूनी शक्ति प्राप्त है, लेकिन निदेशक तत्वों को केवल जनमत का बल और नैतिक शक्ति प्राप्त है, कानूनी शक्ति नहीं। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर है वह है जहां मूल अधिकार निषेधात्मक है वहीं निदेशक तत्व सकारात्मक निर्देश है। मूल अधिकार राज्य के लिए कुछ निषेधाज्ञाएं हैं, जैसे कि राज्य को कुछ काम नहीं करने का आदेश है, लेकिन निदेशक तत्व राज्यों के लिए कतिपय सकारात्मक उत्तरदायित्व है। राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह नागरिकों के प्रति अपने इन दायित्वों का पूर्ण करेगा। नेक्स्ट जो डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, वह है मूल अधिकार नागरिकों के लिए है, निदेशक तत्व राज्य के लिए। ये तत्व राज्य के कर्तव्य निर्धारित करते हैं। मूल अधिकार द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है और निदेशक तत्वों का लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र तथा सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना है। मिनर्वा मिल्स तथा अन्य विवाद में इस बात पर निर्णय हुआ था कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्व संविधान की इन दो प्रमुख व्यवस्थाओं में कानूनी दृष्टि से मूल अधिकारों को उच्च स्थिति प्राप्त है। मूल बात यह है कि निर्देशक तत्वों को न्याय योग्य स्थिति प्रदान नहीं की गई तथा यह बात मूल अधिकारों को निदेशक तत्वों की तुलना में उच्च स्थिति प्रदान कर देती है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है, वहीं संविधान का जो भाग 4 है वह निदेशक तत्वों से संबंधित है। संविधान की धारा 38 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। निदेशक तत्वों को हम सुगमता से समझने के लिए 4 भागों में उनका विभाजन किया गया है। पहला भाग है आर्थिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक न्याय होना जरूरी है और इस दृष्टि से जो निदेशक तत्व सम्मिलित किए गए वे यह थे कि राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयास करेगा। राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, स्त्री पुरुष के आधार पर अंतर न हो। राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों की स्वास्थ्य और शक्ति तथा किशोरावस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। राज्य अपने कार्यों से बच्चों का इस प्रकार विकास करने की प्रयास करेगा कि उनका स्वस्थ विकास हो और उन्हें अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए समस्त सुविधाएं और अवसर प्रदान किए जाएं। बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें और बुजुर्ग, बीमार लोग विभिन्न दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकें। राज्य ऐसे प्रयास करेगा कि सभी व्यक्तियों को अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े। कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए उचित वेतन मिल सके, उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करना भी राज्य का कर्तव्य होगा।
राज्य पशुपालन की अच्छी प्रणालियों का प्रचलन करेगा। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था और औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों के भागीदार बनाने के लिए कदम उठाने जैसे निदेशक तत्व निर्धारित किए गए। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य न केवल व्यक्तियों की आय और उनके सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसरों संबंधी भेदभाव को कम करने का प्रयास करेगा, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों के समुदायों के बीच भी जो अंतर है उन्हें कम करने का प्रयास करेगा। तो ये थे आर्थिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व। दूसरा जो कैटेगरी है वह है सामाजिक हित संबंधी निदेशक तत्व, जिसमें राज्य जीवन स्तर को सुधारने के प्रयास करेगा, स्वास्थ्य संबंधी सुधार हेतु प्रयास करेगा, राज्य जनता के दुर्बल जो अंग हैं, विशेषतया अनुसूचित जाति जनजातियों, उनकी शिक्षा के लिए, उनके विकास के लिए प्रयास करेगा और शोषण से उनकी रक्षा करेगा। थर्ड कैटेगरी है न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी निदेशक तत्व। भारत में सुलभ और सुगम न्याय व्यवस्था, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद 44 है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, और संविधान लागू होने के बाद और इतने वर्ष गुजर जाने के बाद संविधान को क्रियान्वित करते हुए डिकेड्स हो गए हैं, 70 साल लगभग हो गए हैं, और समान नागरिक संहिता का जो विषय है वह बदलती हुई परिस्थितियों में चर्चा का विषय बनता रहा है। इस विषय पर कई बार तर्क वितर्क हुआ है, और बच्चों याद रखिएगा आर्टिकल 44 इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। निदेशक तत्वों के अंतर्गत मूल संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया था, विधान लागू होने के 10 वर्ष के समय में राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। लेकिन लंबे समय तक इस स्थिति को प्राप्त नहीं किया गया, और 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आधार पर स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार की स्थिति प्रदान की गई। निदेशक तत्वों में इसके स्थान पर नया अनुच्छेद जोड़ा गया। राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और 6 से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए निदेशक तत्वों में कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन की ओर कदम उठाएगा और उन्हें इतने अधिकार प्रदान किए जाएंगे कि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। जो फोर्थ कैटेगरी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, वह है प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी निदेशक तत्व। इन तत्वों द्वारा प्राचीन स्मारक, कलात्मक महत्व के स्थान, राष्ट्रीय महत्व के भवनों की रक्षा का कार्य भी राज्य को सौंपा गया। राज्य का कर्तव्य निश्चित किया गया कि ऐतिहासिक रुचि के स्थान, राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान है, उनकी रक्षा के प्रयास किए जाएं। 42वें संविधान संशोधन में देश के पर्यावरण की रक्षा और उनमें सुधार के प्रयास की बात कही गई। राज्य के द्वारा वनों को, वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए प्रयास किए जाएंगे। 5वां जो कैटेगरी है वह है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व। राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का पालन, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के प्रयास जैसे आदर्शों का पालन करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं
उनके आधार पर देश में प्रजातंत्र की सही अर्थों में स्थापना हो सकती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता को, समानता को और सामाजिक न्याय को प्राप्त करेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यद्यपि इनकी आलोचना की जाती है विद्वानों द्वारा कि इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। केटी शाह ने इसे अतिरेक कर्मकांडी बताया और कहा कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक में है और उसका जो भुगतान है वह बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है। इस तरह की बात इसके लिए कही गई कि इन्हें वैधानिक शक्ति नहीं प्राप्त है। यह कोरे आदर्श हैं क्योंकि इनकी क्रियान्विति जो है वह व्यवहारिक रूप से सुदृढ़ स्तर पर संभव नहीं है। एक संप्रभुता संपन्न राज्य में इन्हें अप्राकृतिक भी माना है विद्वानों ने कि एक उच्च सत्ता अधीनस्थ सत्ता को आदेश दे सकती है, लेकिन एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य को आदेश दिया गया है जो कि अस्वाभाविक प्रतीत होता है। संवैधानिक विधिवेत्ताओं ने यह भी चिंता जताई कि ये संवैधानिक द्वंद्व और गतिरोध का कारण बन सकते हैं। यदि शासन निदेशक तत्वों के विरुद्ध व्यवस्थापिका से कोई विधेयक स्वीकृत करवा लेता है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल इस आधार पर विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं कि वह शासन के मूलभूत सिद्धांत निदेशक तत्वों के विरुद्ध है। ऐसी घटनाएं कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान के बीच मतभेदों को जन्म देगी, जिससे संसदीय लोकतंत्र को आघात पहुंच सकता है। ये कुछ कमियां बताई गई है विद्वानों द्वारा, लेकिन इन कमियों के बावजूद हम कह सकते हैं कि संविधान से जुड़ाव के संदर्भ में नीति निर्देशक तत्व आवश्यक हैं। संविधान में स्वयं उल्लेखित है कि ये तत्व राष्ट्र के शासन हेतु मूलभूत है। एल.एम. सिंघवी जो जाने माने डिप्लोमेट हैं, उन्होंने निदेशक तत्वों के लिए कहा कि संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्थाएं हैं। निदेशक तत्वों के पीछे यद्यपि कानूनी शक्ति नहीं है, लेकिन जनमत की बहुत बड़ी शक्ति है जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। कोई भी सरकार जो जनता के प्रति उत्तरदायी है वह इनकी अवहेलना नहीं कर सकती है। निदेशक तत्व को हम केवल कोरा आदर्श, केवल नैतिक आदर्श जो अव्यावहारिक है ऐसा नहीं मान सकते हैं। हमने देखा है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा, फ्रांस में मानवीय तथा नागरिक अधिकारों की घोषणा, अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना, जिन्हें कोई वैधानिक शक्ति नहीं प्राप्त है, लेकिन फिर भी इन देशों के इतिहास पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा है। निदेशक तत्व जनता को शासन की सफलता असफलता की जांच करने का मापदंड भी प्रदान करते हैं। सामाजिक और आर्थिक क्रांति के साधन है निदेशक तत्व। हालांकि 1947 में हम बहुत बड़ी उपलब्धि हमने हासिल करी, राजनीतिक रूप से हम स्वतंत्र हुए, लेकिन जहाँ तक जनता के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास का प्रश्न है, उनके लिए निदेशक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, यानी कि देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएं उनके द्वारा निर्देशित होगी। कार्यपालिका के प्रधान इनका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। व्यवहार में ऐसी संभावना बहुत कम है, क्योंकि संसदीय शासन में नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान लोकप्रिय विधानमंडल और मंत्री परिषद द्वारा पारित विधि को अस्वीकृत करने जैसा कार्य नहीं कर सकते हैं। निदेशक तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें गांधीवादी आदर्शों को स्थान दिया गया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वैधानिक शक्ति प्राप्त न होने के बावजूद भी निदेशक तत्वों का अपना एक महत्व है, अपनी एक उपयोगिता है।
और महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक सामाजिक न्याय की प्राप्ति बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है किसी भी देश के लिए। निर्देशक तत्वों के माध्यम से विकास हो रहा है, देश में विकास हुआ है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं ये तत्व, आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। संविधान लागू होने के बाद से ही इस दिशा में शासन ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जमींदारी प्रथा का अंत हुआ है, भूमि सुधार की दिशा में कार्य हुए हैं, पंचवर्षीय योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं, पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन आज बहुत मजबूत हो चुका है। 1959 में पंचायती राज की व्यवस्था को अपनाया गया। 73वां और 74वां संशोधन ने उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। कमजोर वर्गों का कल्याण हुआ है। वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बहुत ही सराहनीय कदम है। बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। न्यायिक व्यवस्था में सुधार हुआ है। अनिवार्य और निशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देश में दिया गया है। तो इस तरह शासन ने जो कदम उठाए हैं, निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति की दिशा में जो कार्य किए हैं, उनसे समाज के विभिन्न वर्गों का विभिन्न दिशाओं में विकास हुआ है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति की दिशा में अब तक काफ़ी कुछ किया गया है और बहुत कुछ किया जा सकता है भारत के लोकतंत्र के हित में। खास तौर से निर्देशक तत्व आर्थिक और सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होते हैं और प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं।